हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो आज से हम चालू करने वाले प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, पीजीबीपी। अपना एचपी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया, बेसिक हो गया। अपना नेक्स्ट हेड जो सबसे बड़ा हेड है उसमें से एक है पीजीबीपी अपना, और सैलरी। ये दोनों बड़े बड़े हेड है। एचपी का कैपिटल गेन थोड़े से छोटे हैं, अदर सोर्स से एकदम छोटा है तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा। पीजीबीपी थोड़ा सा बड़ा है और एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत यही अपने को देने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है अपना टोटल इनकम का, वो इसी चैप्टर में से आता है कि सारे एडजस्टमेंट अपने को इससे करने होते हैं, मैक्सिमम एडजस्टमेंट इससे होते हैं, बाकी कुछ रहे तो वो दूसरे हेड से रहते हैं या फिर दूसरे जो डिडक्शन से सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड है उसके रहते हैं। तो उसमें ज्यादा कुछ आता नहीं है, बट पीजीबीपी में जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है उसमें पीजीबीपी के सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट होते हैं। उसी के साथ साथ कुछ अगर एमसीक्यू आए तो वो भी अपने को पीजीबीपी से मिल जाएंगे। तो चालू कर देते हैं अपना आज का चैप्टर, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर चालू करने से पहले उसका अपन देखते हैं चार्जिंग सेक्शन। तो चार्जिंग सेक्शन है पीजीबीपी का सेक्शन नंबर 28। चार्जिंग सेक्शन है पीजीबीपी का सेक्शन नंबर 28। तो सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन मतलब जिसमें जो भी इनकम अराइज होने वाली है, जो भी इवेंट होने वाला है, तो कौन से इवेंट जो है वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होने वाले, कौन से इवेंट जो है वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होने वाले, वो अपना होता है चार्जिंग सेक्शन। कि कब पीजीबीपी की लाइबिलिटी कब चार्ज होने वाली, कब लाइबल होने वाला है कोई भी पर्सन पीजीबीपी के लिए, पीजीबीपी में टैक्स पे करने के लिए, तो उसके लिए होता है अपना चार्जिंग सेक्शन। तो पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 28। पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन है 28। फॉलोइंग इनकम आर टैक्सेबल अंडर दिस हेड, फॉलोइंग इनकम आर टैक्सेबल अंडर दिस हेड। तो कौन सी इनकम, बड़ा सेक्शन, बहुत बड़ा सेक्शन। अब आपको ये नोट्स वगैरह कहाँ मिलेंगे, तो इसका भी तैयारी चल रहा है मेरा। सारे नोट्स बने नहीं अब तक मेरे, ये थोड़ा थोड़ा नीचे का अभी फॉर्मेटिंग वगैरह भी बाकी है, उसमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं किया है मैंने फिलहाल के लिए। तो ये मैं आपको लगे तो जितना भी आप आज अपन सीखने वाले हैं उतना मैं टेलीग्राम चैनल में या फिर ड्राइव की लिंक जो शेयर कर रहा हूँ मैं टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो और यूट्यूब भी चैनल सब्सक्राइब करके रखो। पसंद आया तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो और चालू कर देते हैं अपना चार्जिंग सेक्शन। तो चलो, सबसे पहला है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन। क्या बोले आप, ये अपना पीजीबीपी में टैक्सेबल होने वाला है। ओके, हमको समझता है, हमको हेड का नेम देख के, नेम हेड का नेम पढ़ के ही समझ में आता है कि इसमें प्रॉफिट एंड गेन आने वाले। तो कोई भी प्रॉफिट और कोई भी गेन रहा, एनी बिजनेस और एनी प्रोफेशन, एनी बिजनेस और एनी प्रोफेशन, तो अपना पीजीबीपी में आने वाला है। इसमें समझाने जैसा क्या है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, असेसी कैरिंग एक्सपोर्ट बिजनेस, फॉलोइंग इंसेंटिव टैक्सेबल अंडर दिस हेड। जो भी असेसी एक्सपोर्ट में है, जो भी असेसी एक्सपोर्ट के बिजनेस कर रहा है, उनके लिए कुछ चीजें अपने को पीजीबीपी में लेनी पड़ेंगी। तो पीजीबीपी में तो कोई भी एक्सपोर्ट कर रहा है, समझो बेबी, बेबी एक्सपोर्ट कर रही, कुछ कहाँ एक्सपोर्ट कर रही है, कहीं तो एक्सप्रेस दुबई में, दुबई में एक्सपोर्ट कर रही है, कुछ भी एक्सपोर्ट कर रही है बेबी दुबई में। अब बेबी को जब भी बेबी एक्सपोर्ट करती, जब भी बेबी एक्सपोर्ट करती, तो गवर्नमेंट से है ना इंसेंटिव मिलता है या फिर कुछ तो भी अच्छी चीजें मिलती है गवर्नमेंट से, क्योंकि अपन एक्सपोर्ट कर रहे तो अपने पास फॉरेन करेंसी आ रहा है। जितना अपने पास फॉरेन करेंसी ज्यादा रहा उतना अपना इकोनॉमी अच्छा। ऐसा अपन ने बचपन में इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा फाउंडेशन में। तो अब बेबी एक्सपोर्ट कर रही दुबई को, अब गवर्नमेंट से इसको इंसेंटिव मिलेगा। अब इंसेंटिव कैसे मिलता है, इंसेंटिव कैसे मिलता है, समझो बेबी ने 10 करोड़ का माल जो है वो दुबई में एक्सपोर्ट कर दिया। अब गवर्नमेंट क्या बोलेंगी, आपने 10 करोड़ का माल एक्सपोर्ट कर दिया, 10 करोड़ का माल आपने एक्सपोर्ट कर लिया है, तो हम आपको देते 50 लाख का एक कूपन। अब अपन समझो कोई मॉल में जाते हैं या फिर कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, वहां कैसे होता है, देखो कि अपन जाते हैं, समझो आपने 5,000 से ज्यादा की खरीदी कर ली हमारे शॉपिंग मॉल से, तो आपको 1,000 का जो है वो फ्री में मिल जाएगा, 1,000 का सामान आपको फ्री में मिल जाएगा। आपने 10,000 की खरीदी की तो आपको 2,000 का सामान आपको फ्री में मिल जाएगा, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। ऐसे अपने को कूपन मिलते कुछ कुछ, अभी बहुत कम होते हैं पर पहले बहुत मिलते थे, अभी ऑनलाइन मिलते हैं। आपने इतना सामान खरीदी किया तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, ये जो कूपन है। अब गवर्नमेंट क्या बोलता है,
अब ऐसे जो कूपन है वो गवर्नमेंट अपने को देता है कि आपने इतना एक्सपोर्ट किया, समझो 10 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, तो बेबी को मिलेगा 50 लाख का एक कूपन, 50 लाख का एक कूपन। अब ये 50 लाख काय को यूज करेंगी बेबी? अब बेबी बेबी जो भी माल इंपोर्ट करेंगी कोई भी कंट्री से, कोई भी कंट्री से माल बेबी इंपोर्ट करेंगी तो बेबी को है ना इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती, कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती, कोई भी प्रकार की ड्यूटी जब भी अपन इंपोर्ट करते, इंपोर्ट कर रहे मतलब अपनी करेंसी जा रही है तो तब अपने को ड्यूटी पे करनी पड़ती। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपने 10 करोड़ का एक्सपोर्ट कर दिया, बेबी ने 10 करोड़ का एक्सपोर्ट कर दिया, तो आपको 50 लाख का जो गुड्स है ना, 50 लाख का जो मटेरियल है जो आप इंपोर्ट करने वाले हो, 50 लाख का कोई भी मटेरियल आप इंपोर्ट करने वाले हो, उसके ऊपर आप ड्यूटी मत पे करो, उसके ऊपर आप ड्यूटी मत पे करो, या फिर लोअर रेट से कंसेशनल रेट पे आप ड्यूटी पे कर दो। तो ये जो होता है ये कूपन होता है, ये कूपन बेबी को मिल गया। अब बेबी चाहे तो ये जो कूपन है, बेबी चाहे तो ये जो कूपन है ये किसी को बेच सकती है। समझो, मैं बेबी ने ये कूपन मुझे भेज दिया कि मेरे पास 50 लाख का एक कूपन है, मेरे पास 50 लाख का एक कूपन है, तो 50 लाख के गुड्स मैं इंपोर्ट कर सकती हूँ विदाउट पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, या फिर कंसेशनल रेट से मैं ड्यूटी का पेमेंट कर दूंगी। अब मैं गया बेबी के पास, बेबी तेरे पास कूपन है, मैं गया बेबी के पास, बेबी तेरे पास तो कूपन है, बेबी को बोला मुझे एक कूपन भेज दे, बेबी को बोला बेबी मुझे एक कूपन भेज दे। अब बेबी ने मुझे ये कूपन समझो 60 लैक्स में बेच दिया, 60 लैक्स में बेच दिया। अब मैं 60 लैक्स में क्यों खरीदी करूंगा, तो 50 लाख से मैंने गुड्स परचेस किए, समझो इंपोर्ट करना, मुझे इंपोर्ट करना है और मैंने 50 लाख की गुड्स इंपोर्ट करने का सोच लिया। अब 50 लाख के ऊपर मेरा 20 लाख रुपए मेरा इंपोर्ट ड्यूटी जाने वाला है, समझो 20 लाख के ऊपर मेरा इंपोर्ट ड्यूटी जाने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, इधर 70 लाख जाने वाले हैं मेरे, तो मैं बेबी को 60 लाख रुपए दे देता, बेबी को मैं 60 लाख रुपए दे देता, मेरा 10 लाख तो बच गया ना भाई, 10 लाख तो बच गया ना। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की उसकी सैलरी जो है एनुअल पैकेज वो तो निकल गया ना मेरा एवरेज, तो मेरा 10 लाख तो निकल गया। इसके मेरे कंपनी में समझो मैंने कोई सीए रख लिया तो उसका पैकेज तो निकल गया ना, एवरेज पैकेज निकल गया ना, तो यहाँ पे 10 लाख तो बच गया। तो यहाँ पे जो बेबी ने मुझे 60 लैक्स में बेचा है, ये जो कूपन मुझे 60 लैक्स में बेचा है, तो ये जो 60 लैक्स बेबी को मिले हैं ये उसका बन जाएगा पीजीबीपी इनकम, पीजीबीपी इनकम, क्योंकि ये जो कूपन है ये बेबी ने बेचा है मुझे, और ये इनकम जो है वो बेबी के लिए पीजीबीपी इनकम बन जाएगा, ये बेबी के लिए पीजीबीपी इनकम बन जाएगा। तो कोई भी प्रकार का जो कूपन होता है, मतलब कूपन मतलब मैंने नाम बोला आपको, एक सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए आपको कूपन बोला, पर उसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट एंटाइटलमेंट्स, या फिर जो होता है प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम और ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट, ऐसे उसके नाम होते हैं। अब ये ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक या फिर ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट, ये जो है ना अलग अलग गुड्स पे लगते हैं, समझो स्टील एक्सपोर्ट किया अपन ने तो अलग मिलेंगे अपने को, समझो कोई गुड्स एक्सपोर्ट किए ये अलग अलग, स्टील एग्जांपल दिया मैंने, अभी इसका जो रिलेवेंस है रियल लाइफ में वो कम है बहुत, तो ऐसे कुछ चीज़ें अपन ने एक्सपोर्ट की तो उसके बदले में आपको ये मिलेगा, मतलब अलग अलग स्कीम है गवर्नमेंट की, तो उसके बदले में आपको ये स्कीम में मिलेगा, ये स्कीम में मिलेगा, तो ये होता है इंपोर्ट एंटाइटलमेंट्स। तो इंपोर्ट एंटाइटलमेंट्स आपने बेचा तो आपका जो इनकम आएगा वो अपना आ जाएगा पीजीबीपी में। तो इंपोर्ट एंटाइटलमेंट का कोई भी सेल रहा हो तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट्स, तो ये अपना पीजीबीपी आ जाएगा। तो प्रॉफिट जो हुआ है यहाँ पे, प्रॉफिट जो हुआ है यहाँ पे, अब ये 50 लाख पूरा फुकट में मिलाऊंगा तो 60 लाख का पूरा बेबी के लिए ये अपना ये बन जाएगा, पीजीबीपी इनकम बन जाएगा। क्वेश्चन कम आता है इसके रिलेटेड, पर ठीक अपने सिलेबस में दिया है तो अपने को समझना जरूरी है। तो क्या है, असेसी कैरिंग एक्सपोर्ट बिजनेस फॉलोइंग इंसेंटिव टैक्सेबल अंडर दिस है, तो इंपोर्ट एंटाइटलमेंट हो गया, या फिर डीईपीबी या डीएफआरसीबी हो गया, इसको शॉर्ट में डीईपीबी डीएफआरसी बोलते हैं। तो ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम भी हो गया, या फिर ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट भी हो गया। तो ये दोनों सेम आते हैं, तो इसके बदले में अपने को कोई भी प्रॉफिट हुआ ये बेचिए तो अपना पीजीबीपी में आ जाएगा। सेम केस में अगर यहाँ पे कूपन ना देते हुए, यहाँ पे ये एंटाइटलमेंट ना देते हुए गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि ये ले 10 लाख मजे कर,
तूने 10 करोड़ का एक्सपोर्ट कर लिया है, हमसे तुझे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। मतलब कैश में उन्होंने दे दिया, कैश में उन्होंने इंसेंटिव दे दिया, कैश में उन्होंने इंसेंटिव दे दिया आपने को। तो ये जो मिल रहा है आपने को कैश में, तो कैश असिस्टेंस अगेंस्ट एक्सपोर्ट अंडर एनी स्कीम बाय द गवर्नमेंट, कैश असिस्टेंस मिला है अपने को। तो यहाँ पे जो भी कैश मिला है, यहाँ पे अपने को वो एंटाइटलमेंट मिला क्या? नहीं। 50 लाख का एंटाइटलमेंट मिला क्या? नहीं। गवर्नमेंट ने बोल दिया हम आपको डायरेक्टली कैश में हेल्प करेंगे, डायरेक्टली हम कैश में हेल्प करेंगे। तो जो भी 10 लाख रुपए मिला, जो भी 10 लाख रुपए मिला अपने को, समझो बेबी को मिला यहाँ पे 10 लाख रुपए कैश में मिल गया उनको, तो ये जो बेबी को कैश में मिला है 10 लाख रुपए, ये उनका, ये बेबी के लिए पीजीबीपी इनकम हो जाएगा, ये बेबी के लिए पीजीबीपी इनकम हो जाएगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ में आया क्या? ओके, नेक्स्ट ये देखो, कैश असिस्टेंस हो गया। कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी रीपेड एंड रीपेबल एज ड्रॉबैक। ठीक है, इसके लिए एक अलग एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। बेबी, बेबी है ना, यूएसए से इंपोर्ट करने वाली, यूएसए से इंपोर्ट करने वाली है, और बाद में, और बाद में कहाँ बेचते अपन? इधर नोको, यूरोपियन कंट्री में नोको, समझो किधर, तो भी इधर जापान में समझो। अब यूरोपियन कंट्री में इतने झगड़े चल रहे, काय को उधर बेचने का, और जापान में भेज देंगे अपन, सेफ सेफ थोड़ा। तो देखो, यहाँ से बेबी इंपोर्ट कर रही, यहाँ पे बेबी इंपोर्ट कर रही, इंपोर्ट करते टाइम बेबी ने समझो 1 करोड़ का इंपोर्ट कर लिया, 1 करोड़ का इंपोर्ट कर लिया। अब 1 करोड़ का इंपोर्ट करके उसने क्या कर लिया, इसका कुछ मटेरियल बना लिया उसने। अब इस पे उसने ड्यूटी पे की होंगी, समझो यहाँ पे उसने 1 लाख की ड्यूटी पे कर ली, इंपोर्ट ड्यूटी पे कर ली, 1 लाख की इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दी। अब बेबी ने ये मटेरियल यूज करके, ये जो इंपोर्ट किया उसने, ये मटेरियल यूज करके कुछ तो भी बनाया, कुछ तो भी प्रोडक्ट बनाया एक। अब ये प्रोडक्ट जो है ना, ये जापान में वो बेचने वाले, जापान में वो बेचने वाली। अब बेबी ने यहाँ से इंपोर्ट किया, इंपोर्ट किया 1 CR का, और 1 CR का इंपोर्ट करके उसका कुछ तो भी प्रोडक्ट बनाया, और जो इंपोर्ट किया था उसके ऊपर 1 लाख रुपए इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दी, 1 लाख रुपए इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दी। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है, ये जापान में उन्होंने बेच दिया, जापान में उन्होंने बेच दिया। अब ये जो प्रोडक्ट है, समझो ये एक्सपोर्ट कर लिया उन्होंने, समझो 2 करोड़ का एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ से इंपोर्ट किया, कुछ तो भी प्रोडक्ट बनाया, और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया 2 करोड़ का, 2 करोड़ का एक्सपोर्ट कर दिया। गवर्नमेंट को खुशी हुई, गवर्नमेंट को खुशी हुई, खुशी नहीं, खुशी, स्माइल, गवर्नमेंट को खुशी। गवर्नमेंट क्या बोली कि देख मेरे को तो खुशी हो गई, बहुत खुशी हो गई मेरे को, तूने 1 करोड़ का माल वहां से लिया और 2 करोड़ का बेच दिया, 2 करोड़ का बेच दिया। अब 2 करोड़ का माल बेच दिया ना, तो तूने जो 1 लाख रुपए पे किए थे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट आई बेबी के पास, बेबी मेरी बात सुन, तूने जो ये 1 लाख रुपए इंपोर्ट ड्यूटी पे की थी, तूने जो ये 1 लाख रुपए इंपोर्ट ड्यूटी पे की थी, ये वापस ले ले, ये वापस ले ले। बेबी खुश होगी, बेबी खुश हो गई, क्योंकि बेबी ने 1 करोड़ का इंपोर्ट किया था, उसके ऊपर 1 लाख रुपए इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दी थी, और उसके बाद में 2 करोड़ का एक्सपोर्ट कर दिया था, तो ये 1 लाख रुपए उससे गए, ऐसा ही समझ लिया था बेबी ने। पर 2 करोड़ का एक्सपोर्ट देके गवर्नमेंट खुश होगी, और गवर्नमेंट ने बेबी को 1 लाख रुपए रिटर्न दे दी, इंपोर्ट ड्यूटी का, इंपोर्ट ड्यूटी का 1 लाख रुपया फिर से वापस दे दिया। तो ये जो पैसा मिला है, ये जो रिपेड हुआ है, ये जो रिपेबल हुआ है एज अ ड्रॉबैक, एज अ ड्रॉबैक, तो ये जो पैसा मिला है, ये पीजीबीपी इनकम बन जाएगा बेबी के लिए। ये जो पैसा मिला है, ये पीजीबीपी इनकम बन जाएगा बेबी के लिए। समझ में आया क्या? समझ में आया? तो देखो, कोई भी एक्सपोर्ट बिजनेस में तो उसको एंटाइटलमेंट मिला हो, तो एंटाइटलमेंट अगर उसने बेच दिया तो उसका जो पैसा आने वाला है तो पीजीबीपी इनकम में टैक्सेबल होने वाला है। कैश असिस्टेंस मिला गवर्नमेंट से, डायरेक्टली उसको कैश में बेनिफिट हो रहा है, तो उसका जो पैसा मिला है वो पीजीबीपी इनकम में आ जाएगा। उसके बाद में कस्टम ड्यूटी या फिर एक्साइज ड्यूटी रीपेड हुए, रीपेबल हुआ है एज अ ड्रॉबैक, तो वो जो पैसा मिला है वो अपना पीजीबीपी इनकम में आ जाएगा। या फिर ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक या फिर कोई भी सर्टिफिकेट रहा, तो वो बेच के अगर पैसा मिला है तो वो अपना पीजीबीपी इनकम में टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया क्या?
अरे बोलो समझ में आएगा। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन में अपने 2 पॉइंट हो गए। सबसे पहला पॉइंट, कोई भी प्रॉफिट और गेन रहा बिजनेस और प्रोफेशन का तो वो, और कोई भी इंसेंटिव हो रहा है, इंसेंटिव टैक्सेबल हो रहा है अंडर ड्यूटी एंटाइटलमेंट या फिर कैश असिस्टेंस, कस्टम ड्यूटी रिपेड, इसका जो पैसा मिल रहा है ये अपना पीजीबीपी इनकम में टैक्सेबल हो जाएगा। ये अपना पीजीबीपी इनकम में टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, समझ में आया क्या? अब एसके और बीबी, इन दोनों के बीच में ना एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एसके कुछ गुड्स जो है वो बेबी को बेचने वाला है। कुछ गुड्स जो है वो बेबी को बेचने वाला है। इसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मैं ये गुड्स बेबी को बेचने वाला हूं। अब सारी चीजें डिसाइड हो गई, सारी चीजें डिसाइड हो गई। मैं ये गुड्स बना के 1 मंथ में, 1 मंथ में मैं ये बेबी को देने वाला हूं। मैं ये 1 महीने में बेबी को देने वाला हूं। 20 दिन बाद, 20 डेज है, 20 दिन बाद बॉबी आया। 20 दिन बाद बॉबी आया पिक्चर में। बॉबी ने ये जो गुड्स है ये समझो मैं 1 करोड़ में देने वाला हूँ। बेबी को ये 70 लाख में देने का सोच लिया। बेबी आई मेरे पास, तूने मुझे धोखा दिया। बेबी आई मेरे पास, तूने मुझे धोखा दिया। तू 1 करोड़ में बेचने का सोचा है मुझे, पर मुझे बॉबी, वो बॉबी हमारे पड़ोस में रहता है, वो बॉबी वो मुझे 70 लाख में देने वाला है। वो मुझे 70 लाख में देने वाला है। तो ये जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है, ये मैं खत्म कर देती। मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अब मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब कॉन्ट्रैक्ट में हमने ये भी डिसाइड हुआ था, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट गलती से भी ये कॉन्ट्रैक्ट चला गया तो जितने भी मेरा गुड्स है, समझो ये मेरा जो रॉ मटेरियल वगैरह लगने वाला है, ये समझो 20 लाख का लगने वाला है। ये मेरा 20 लाख का लगने वाला है। तो ये 20 लाख जो है, ये जो 20 लाख रुपए जो है, ये बेबी मुझे देंगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी चेंज हुआ, तो 20 लाख रुपए मुझे बेबी देंगी। अब बेबी ने मुझे 20 लाख रुपए दे दिया और 70 लाख में इससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। बेबी ने मुझे भी धोखा दिया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो और मुझे जो पैसा मिला है, तो एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय अ पर्सन, यहाँ पे मुझे पैसे मिले हैं at or in connection with termination or modification of terms and condition of any contract relating to his business। तो यहाँ पे टर्मिनेट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट और टर्मिनेट की वजह से मुझे पैसे मिले हैं, या फिर कुछ भी चेंज हो गया। समझो मैंने गुड्स ये प्रकार के कुछ स्पेसिफिक प्रकार के बनाने के सोचा था और बाद में इसने कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर लिया, वो कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे गुड्स चाहिए। तो ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है तो इसके बदले में मुझे पैसे मिलेंगे। तो ये जो पैसे मिल रहे हैं मुझे, ये मेरा पीजीबीपी इनकम में आ जाएगा। ये जो पैसे मिले हैं मुझे, ये मेरा पीजीबीपी इनकम हो जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया। अब एक केस लॉ हुआ था, सीआईटी वर्सेस सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड, नो पीजीबीपी। सीआईटी वर्सेस सौराष्ट्र सीमेंट, क्या हुआ था? शायद इंटर में ये इतना रिलेवेंट नहीं है, फिर भी सुन लो। अब मैं बड़बड़ कर ही रहा हूं, नॉलेज बांट ही रहा हूं यूट्यूब पे, तो बड़बड़ सुन लो मेरी। अब ये कंपनी समझो एसके लिमिटेड, सौराष्ट्र लिमिटेड कंपनी, इसने किसी पार्टी को बेबी को, अब मैं सौराष्ट्र लिमिटेड हूं और बेबी, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको एक मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी बेचने का सोचा। मतलब उसको इंस्टॉल करके देने वाला हूं मैं, पूरा प्लांट एंड मशीनरी उसको इंस्टॉल करके देने वाला हूं। अरे सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, मैं उसको प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करके देने वाला हूं। प्लांट एंड मशीनरी,
बेबी को मैं प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करके देने वाला हूँ। अब यहाँ पे इसमें क्या हुआ, ये प्लांट एंड मशीनरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये टर्मिनेट या मॉडिफाइड हो गया, टर्मिनेट या फिर मॉडिफाइड हो गया, और बेबी ने इसके बदले मुझे पैसे दिए। समझो मैं ये 10 करोड़ में बेचने वाला था प्लांट एंड मशीनरी पूरी, और बेबी ने मुझे इसके बदले में कॉन्ट्रैक्ट जो है ये मॉडिफाइड या फिर टर्मिनेट हो गया, मॉडिफाइड या फिर टर्मिनेट हो गया, तो प्लांट एंड मशीनरी मैंने दी नहीं, समझो टर्मिनेट हो गया, और इसके बदले ने बेबी ने मुझे है ना, इसके मतलब अब मैं प्लांट एंड मशीनरी नहीं बनाऊंगा, तो इसके बदले मेरा तो खर्चा लग गया होगा 1 महीने में 2 महीने में जो भी है, तो इसके बदले में बेबी ने मुझे समझो 20 लाख रुपए दे दी, बेबी ने मुझे 20 लाख रुपए दे दी। अब ये जो 20 लाख रुपए मुझे मिले हैं, क्या ये मेरा पीजीबीपी इनकम हो जाएगा क्या सर? हाँ, अभी अपन ने ये एग्जांपल लिया था कि इधर अपन गुड्स दे रहे और कॉन्ट्रैक्ट जो है अगर मॉडिफाइड या फिर टर्मिनेट हो गया, उसके बदले में मुझे जो पैसे मिलने वाले, उसके बदले में मुझे जो पैसे मिलने वाले, तो ये मेरा पीजीबीपी इनकम हो जाएगा। तो एसके के लिए यहाँ पे पीजीबीपी इनकम हो गया है, पर यहाँ पे भी आप वैसा ही कर रहे हो कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे आप प्लांट एंड मशीनरी उसको इंस्टॉल करके देने वाले हो, और 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, पर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये टर्मिनेट या फिर मॉडिफाइड हुआ है, तो उसके बदले में आपको जो 20 लाख रुपए मिले हैं ये भी पीजीबीपी इनकम आ जाएगा। पर सौराष्ट्र सीमेंट के केस में क्या हो गया, ये पीजीबीपी इनकम नहीं बना, ये पीजीबीपी इनकम नहीं बना। क्यों? क्योंकि ये है प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि ये है प्लांट एंड मशीनरी। अब मेरी एक बात सुनो, पीजीबीपी में एक अपने अकाउंट्स में क्या होता है, कैपिटल, रेवेन्यू, ये 2 प्रकार की रिसिप्ट्स होती है, एक कैपिटल नेचर की, एक रेवेन्यू नेचर की, एक कैपिटल नेचर की और एक रेवेन्यू नेचर की। ये एक थोड़ा इससे थोड़ा सा बाजू आ जाओ अभी, ये इसके लिए रेवेन्यू नेचर की जो रिसिप्ट होती है ना, रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट, ये अपने पीजीबीपी में आ जाती, मैक्सिमम केस में ये पीजीबीपी में आ जाती, हर एक प्रकार की रेवेन्यू रिसिप्ट जो है ये पीजीबीपी में आ जाती है अपने। पर कैपिटल रिसिप्ट जो है ये अगर कोई केस लॉ रहा या फिर कुछ नोटिफाइड रहा, तभी कैपिटल रिसिप्ट जो है ये अपनी पीजीबीपी में आती है, यही अगर तभी अपने पीजीबीपी में आती है। बट रेवेन्यू नेचर का जो है ये हमेशा अपना पीजीबीपी में आता है, रेवेन्यू नेचर का हमेशा अपने पीजीबीपी में आता है, पर केस लॉ या फिर नोटिफाइड रहा तभी कैपिटल रिसिप्ट जो है वो अपनी पीजीबीपी में आती है, तभी पीजीबीपी में आता है। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी जो है इंस्टॉल करके देने वाला है, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करके देने वाला है, तो ये कैपिटल नेचर का हुआ समझो। ये अगर ये केस में ये कैपिटल नेचर का था, ये कैपिटल नेचर का था, जो रिसिप्ट मिलने वाली थी एसके को ये कैपिटल नेचर की थी। तो इसके वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाइड हुआ है, ये पीजीबीपी ना मानते हुए इसको दूसरे हैंड में अदर सोर्सेस या फिर कैपिटल गेन में उसको डालना पड़ेगा, उसको अपने को अदर सोर्सेस या फिर कैपिटल गेन में डालना पड़ेगा, ना कि पीजीबीपी में। तो सौराष्ट्र सीमेंट वर्सेस सीआईटी क्या हुआ था कि यहाँ पे उन्होंने जो गुड्स मतलब प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करने का उन्होंने बोला था, और वो था कैपिटल नेचर का, तो यहाँ पे जो भी इनकम होने वाला है वो नॉट अ पीजीबीपी। आपको ये केस लॉ इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको बस ये काम का है कि एनी कंपनसेशन मिला होगा कोई भी पर्सन से इन टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन रहा हो उसमें, तो अपना ये जो है ये अपना पीजीबीपी इनकम हो जाएगा, समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ में आया? तो ये सौराष्ट्र सीमेंट वर्सेस सीआईटी इतना याद रखने की जरूरत नहीं आपको, पर यहाँ पे लिखे हुआ था, फाइनल में है, इसका क्वेश्चन नहीं है, फाइनल में केस लॉ है, मुझे अच्छा लगा था कि बताने जैसा है, तो इसलिए मैंने ये इंटर में डाल दिया है। ओके, अब बढ़ते हैं अपन आगे। अपन पीजीबीपी पढ़े थे, सॉरी कैपिटल गेन पढ़े थे हम। कैपिटल गेन में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, वो कंसेप्ट था कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। इसमें हमने क्या पढ़ा था?
तो इसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी असेट जो है कैपिटल असेट जो है ये स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो रही है, कैपिटल असेट अपनी स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो रही है, तो उसमें कैपिटल गेन और पीजीबीपी इनकम दोनों आ जाएंगे अपने, उसमें अपने कैपिटल गेन और पीजीबीपी इनकम दोनों आ जाएंगे। तो कैपिटल गेन कैसे होगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या मानेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, फुल वैल्यू क्या मानेंगे अपन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। तो यहाँ पे अपना ये जो है ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा, उसके बाद में एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, नेट कंसिडरेशन आ जाएगा, उसमें कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, सॉरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करके अपने को यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल गेन, यहाँ पे अपना आ जाएगा कैपिटल गेन। और उसके बाद अगर अपन ने ये असेट बेच दिया, पीजीबीपी हो गया, अब ये स्टॉक इन ट्रेड में आ गया, कैपिटल असेट था अपना स्टॉक इन ट्रेड में आ गया, अब स्टॉक इन ट्रेड अपन ने बेच दिया, तो उसका जो परचेस कॉस्ट है वो क्या आएगा अपना फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, ये अपना परचेस कॉस्ट आ जाएगा, और अपना ये जो है ये पीजीबीपी आ जाएगा। और पीजीबीपी और कैपिटल गेन दोनों कब टैक्सेबल हो जाएंगे, अपन ने अपने जिस साल अपन ने ये बेचा है, जिस साल अपन ने ये बेचा है उस साल अपने को ये टैक्सेबिलिटी आ जाएंगी, जिस साल अपन ने ये बेचा उस साल अपने टैक्सेबिलिटी आ जाएंगी। ये अपने कैपिटल गेन में पढ़ा था, इसी के साथ साथ अपनी ये कैपिटल गेन की छोटी सी रिवीजन भी हो गई इसमें। अब अपन जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो देखो, क्या है ये पॉइंट, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑन विच इट इज कन्वर्टेड और ट्रीटेड एज कैपिटल असेट, कन्वर्टेड इनटू कैपिटल असेट और ट्रीटेड एज कैपिटल असेट। मतलब अपन ने कैपिटल गेन में क्या पढ़ा था कि जो अपना कैपिटल असेट जो है वो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो रहा है, अपना कैपिटल असेट जो है वो अपना स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो रहा है, बट अपना स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब मैंने कोई बिल्डिंग बना ली, अरे वही एग्जांपल मैं सीए बन गया और मैं सीए बनने के बाद कंस्ट्रक्शन में चला गया, तब मैं सीए से कंस्ट्रक्शन में गया, अब मैं कंस्ट्रक्शन में, मतलब सीए बनते ही मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में चला गया, सीए बनते ही, तब उस एग्जांपल में क्या लिया था हमने, मैं प्रैक्टिस में उतरा था और बाद में जो मेरा असेट था, जो मेरी बिल्डिंग थी वो मैंने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दी थी, वो मैंने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर ली थी। अब यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन, सीए बनते ही मैं कंस्ट्रक्शन में आ गया, समझो सीए नहीं बना मैं, अब मैं कंस्ट्रक्शन में आ गया, और कंस्ट्रक्शन बनते ही मैं, मतलब मैं बिजनेस ही कंस्ट्रक्शन बिजनेस में चला गया मैं सीए बनने से पहले, अब मैं बिल्डिंग बना ली एक, और मैं कंस्ट्रक्शन के साथ साथ मैं सीए का पढ़ाई भी कर रहा हूँ, सीए की पढ़ाई भी कर रहा हूँ, और मैं सीए बन गया, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस देखते देखते मैं सीए बन गया। अब ये जो बिल्डिंग है जो मेरी स्टॉक इन ट्रेड में थी, अब मैं इसको कैपिटल असेट में करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं बड़ा ऑफिस बनाऊंगा, अरे बड़ा, बहुत बड़ा, यहाँ पे मैं बड़ा ऑफिस बनाऊंगा और ये कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर लूंगा उसको, मेरा स्टॉक इन ट्रेड था, ये मेरा स्टॉक इन ट्रेड था, अब मैं इसको कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसको मैं कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये जो स्टॉक जिस दिन मैं कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू जो है ये अपना पीजीबीपी इनकम बन जाएगा, ये अपना पीजीबीपी इनकम बन जाएगा। देखो दो केस है, एक तो स्टॉक इन ट्रेड को अपने को कैपिटल असेट में कन्वर्ट करना है, और कैपिटल को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कैपिटल को स्टॉक इन ट्रेड में अपन ने कैपिटल गेन में पढ़ लिया, तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन ये अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा, उसके बाद में उससे एक्सपेंसेस माइनस करो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस कर दो, अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। ये अपन ने बेच दी, ये अपन ने सोल्ड कर दी, तो अपना पीजीबीपी इनकम आ जाएगा, अपना पीजीबीपी इनकम आ जाएंगे, क्योंकि ये स्टॉक इन ट्रेड हो गया, स्टॉक इन ट्रेड अपन ने बेच दिया, यहाँ पे अपना स्टॉक इन ट्रेड है, यहाँ पे अपना स्टॉक इन ट्रेड है, और ये स्टॉक इन ट्रेड से मतलब पीजीबीपी, ये अगर बेचते तो पीजीबीपी इनकम हो सकता था, बट इसको अपन ने कैपिटल गेन में, कैपिटल असेट में, गेन में क्या है, कैपिटल असेट में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो जिस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू, जिस दिन अपन ने कन्वर्ट किया, अरे यार, कन्वर्ट किया, जिस दिन अपन ने कन्वर्ट किया उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू अपना पीजीबीपी इनकम बन जाएगा,
उस दिन का अपना फेयर मार्केट वैल्यू पीजीबीपी इनकम बन जाएगा। तो यही पॉइंट है, देखो, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑन विच इट इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल असेट, स्टॉक इंटरनेट इनटू कैपिटल असेट, ये अपना पीजीबीपी इनकम बन जाएगा। ये अपना पीजीबीपी इनकम बन जाएगा। सर अपन क्या पढ़ रहे थे? चार्जिंग सेक्शन। सर यही पढ़ रहे अपन, हाँ यही पढ़ रहे अपन। तो ये अपना पीजीबीपी इनकम बन जाएगा। ओके, ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना वैल्यू। चलो एग्जांपल 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 इधर लेते एग्जांपल। मैं इसके लिमिटेड मैंने है ना मोहित को अपॉइंट किया। क्यों? क्योंकि मैं मेरे लेक्चर लॉन्च कर दिया, मतलब यूट्यूब या पेन ड्राइव, यूट्यूब पे ना लेते हुए मैंने पेन ड्राइव या फिर गूगल ड्राइव का लेक्चर आपको सबको बेचने का सोचा मैंने। अब मोहित को मैंने अपॉइंट किया। मोहित, अगर तूने, और मैंने मोहित को बोला कि मोहित अगर तूने मेरे 100 लेक्चर बेच दिए, 100 लेक्चर मतलब 100 पेन ड्राइव बेच दिए मैंने, 100 पेन ड्राइव बेच दिए, तो मैं तुझे कहाँ भेजूंगा? कहाँ भेज दूंगा? बाली घूमने, अरे थाईलैंड घूमने, बाली कहाँ, थाईलैंड घूमने भेज दूंगा मैं तुझे। अरे फिर से एग्जांपल लिखना पड़ेगा। पीजीबीपी ये बड़ा दिक्कत देता है ये कभी कभी। तो देखो कौन, मैंने मोहित को बोला मेरे 100 लेक्चर्स भेज दे, मैं तुझे थाईलैंड भेज दूंगा घूमने के लिए, थाईलैंड भेज दूंगा घूमने के लिए। अब मोहित ने मेरे 100 लेक्चर भेज दिए, 100 लेक्चर भेज दिए। अब उसको जाना है थाईलैंड, तो मैंने उसको मस्त पैके टिकट भेज दी थाईलैंड के, जा मजे करके आया थाईलैंड में जाके। अब मोहित तो गया थाईलैंड, अब थाईलैंड गया, अब मजे करके वापस आ गया। अब ईयर एंड में उसको बनानी बैलेंस शीट, P&L, क्योंकि उसका भी बिजनेस है। और ये P&L में ये जो मैंने थाईलैंड का ट्रिप है ये दिखाना पड़ेगा उसको। अब ये कहाँ दिखाएगा वो? क्या ये इनकम है उसके लिए? सर आप क्या मजाक कर रहे हो? ये इनकम केस क्या है उसके लिए? आपने उसको टिकट दिया, वो थाईलैंड जाके मजे करके आ गया, ये इनकम केस क्या हो गया उसके लिए? बात तो सही है। अब ये जो है ना, मैंने, मोहित आया मेरे पास, सर मुझे थाईलैंड का टिकट मत दो, थाईलैंड के बदले की टिकट के जो है ना वो मुझे पैसे दे दो, मुझे कैश दे दो, कैश। मैं मेरे बीबी के साथ मनाली चले जाऊंगा, मेरे को थाईलैंड जाने की शौक नहीं है, मनाली घूमने जाऊंगा सर मैं मेरे बीबी के साथ। मैंने उसको पैसे दे दिए कैश में। अब ये क्या कैश जो दिया मैंने ये उसका इनकम है? हाँ सर ये उसका इनकम हो सकता है, क्योंकि ये टिकट नहीं दे रहे आप, अब कैश दे रहे ना, तो ये उसका इनकम हो सकता है। ओके, तो अब ये जो टिकट है और ये जो कैश है ये क्या मोहित के लिए इनकम बन जाएगा, और इनकम बन ही गया। अब ये कैश जो है इनकम बन गया उसका, तो ये किस हेड में आएगा? ये किस हेड में आएगा? तो वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट्स अराइजेस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन whether convertible into money or not, or in cash or kind, or in partly cash in kind। ये जो सारा मिला है, ये जो बेनिफिट मिल रहा है मोहित को, ये जो परक्विजिट्स मिल रहा है अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ये कन्वर्टेबल इनटू मनी रहो या ना रहो, उसको कैश में मिला हो ना रहो, काइंड में मिला हो या फिर पार्टली कैश में या फिर पार्टली काइंड में मिला हो, तो ये जो सारा का सारा पैसा जो है मोहित को मिला है, सारा का सारा जो पैसा मोहित को मिला है ये उसके लिए पीजीबीपी इनकम बन जाएगा, पीजीबीपी इनकम बन जाएगा। तो ये जो कूपन जो है, कूपन बोला, ये जो टिकट मैंने मोहित को भेजे ये भी उसके लिए पीजीबीपी इनकम बन जाएगा। ये जो कैश मैंने दिया है ये भी उसके लिए पीजीबीपी इनकम बन जाएगा, क्योंकि इसको बेनिफिट मिला है
क्योंकि इसको बेनिफिट मिला है, ये पीजीबीपी इनकम बन जाएगा क्योंकि उसको ये बेनिफिट मिला है बिजनेस के रिलेटेड। तो ये जो भी बेनिफिट मिल रहा है, जो भी परक्विजिट्स उसको मिल रहे हैं, जो भी बेनिफिट मिला है, जो भी परक्विजिट्स इसको मिल रहे हैं, ये अपने लिए मतलब जो भी बिजनेस जिसको भी मिल रहे हैं उसके लिए ये पीजीबीपी इनकम बन जाएगा, उसके लिए ये पीजीबीपी इनकम बन जाएगा। अब इसी के साथ साथ एक सेक्शन आता है, यहाँ पे बस लिख के रखो 194R 194R। तो मैं अगर मैं मोहित को पैसे देने वाला हूँ, यहाँ पे मैं उसको बेनिफिट देने वाला हूँ, मैं सोने के सिक्के चांदी के सिक्के देने वाला हूँ। बहुत सारी कंपनीज देती है कि आप इतना सेल कर दो हमारा, इतना सेल कर दो हमारा, मैं आपको सोने के सिक्के दूंगा, मैं आपको चांदी के सिक्के दूंगा। ये सारी चीजें कंपनीज में चलती है अभी भी। तो ये जो मैं सिक्के देने वाला हूँ या फिर थाईलैंड का ट्रिप देने वाला हूँ, बुलेट देने वाला हूँ, कार देने वाला हूँ, कैश देने वाला हूँ, कोई भी चीज मैं मोहित को देने वाला हूँ, इसके ऊपर मुझे टीडीएस आएगा अंडर सेक्शन 194R। 194R के अंदर मुझे ये जो पैसे देने वाले हैं, मैं जो मोहित को पैसे देने वाला हूँ, उसमें मुझे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194R। तो आपको टीडीएस में इसका लिंक लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं उसको पैसे देने वाला हूँ, तो उसके लिए पीजीबीपी इनकम बन जाएगा, मोहित के लिए ये पीजीबीपी इनकम बन जाएगा। पर मैं जो उसको पैसे देने वाला हूँ, मैं जो उसको पैसे देने वाला हूँ, मैं जो उसको पैसे देने वाला हूँ, उसमें मुझे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194R। उस पर मुझे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194R। अब मैं एसबीआई से लोन ले लिया। कितना लोन लिया? 100 करोड़ का। सर 100 करोड़? हाँ भाई, मेरा एग्जाम्पल, मेरी बैंक, मेरी कंपनी, तू कौन? मैंने एसबीआई से 100 करोड़ का लोन लिया। मैंने एसबीआई से 100 करोड़ का लोन लिया। कब लिया था? 2018-19 में। 2018-19 में मैंने एसबीआई से 100 करोड़ का लोन लिया। 100 करोड़। इससे मस्त आलीशान घर बनाऊंगा मैं। अरे दीवारें जो है, दीवारें, अरे सोने की दीवारें लगाऊंगा मैं, सोने की दीवारें, सोना चांदी। अरे चम्मच, सोने के चम्मच से खाना खाऊंगा मैं, सोने के। अरे पूरे पेन, ये जो पेन यूज कर रहा हूं मैं, अरे सोने का पेन बनाऊंगा मैं, सोने का। इतना पैसा, अंधा पैसा एसबीआई से उठा लिया मैंने। अब 2018-19, उसके बाद में आ गई कोविड की वेव। बहुत चली है कोविड की वेव। मैं रीपे करने वाला था, अरे ईमानदार आदमी है मैं, रीपे करने वाला था। ईमानदारी से मैं पैसे कमा रहा हूँ। आप यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मेरा मोनेटाइजेशन भी नहीं हुआ, फिर मैं किधर से उधर से पैसे कमा रहा हूँ। आप लाइक नहीं कर रहे वीडियो, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अब ये जो कोविड की वेव आई, ये जो कोविड की वेव आई, इस पे मैंने क्या कर दिया, ये 100 करोड़ है, एसबीआई ने क्या कर दिया, ये जो 100 करोड़ है ये वेव कर दिया। मतलब मुझे अब रीपे करने की कोई भी जरूरत नहीं, रीपे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब ये जो 100 करोड़ रुपए मुझे मिला है, क्या ये मेरा इनकम हो गया? क्या ये मेरा इनकम हो गया? क्या? हाँ, ये मेरा इनकम तो हो गया। क्या ये इनकम मेरा पीजीबीपी में आ जाएगा? क्या ये मेरा इनकम पीजीबीपी में आ जाएगा? तो मैंने अगर मतलब बिजनेस पर्पस के लिए लोन लिया होगा, ऐसा बिजनेस लोन, यहाँ पे मैंने घरदार की बात की तो ऐसा नहीं समझो, मैंने बिजनेस के लिए लोन लिया, मैंने क्लासेस बढ़ाने का सोचा, दुनिया की सबसे बड़े क्लासेस, कॉमर्स क्लासेस मैंने खोल दी और इसके बदले में मैंने एसबीआई से लोन लिया। तो कोई भी बिजनेस लोन जो है, कोई भी बिजनेस लोन जो है वो वेव हो गया इन फेवर ऑफ एसएससी, इज टैक्सेबल एज पीजीबीपी। तो मैंने जो क्लासेस खोलने का सोचा था, घर ना वो क्लासेस का एग्जांपल लेते हैं, मैंने जो क्लासेस खोलने का सोचा था दुनिया की सबसे बड़ी कॉमर्स क्लासेस, उसके बदले में मैंने 100 करोड़ का लोन लिया था। और ये अगर वेव हो गया, ये अगर वेव हो गया, तो ये जो 100 करोड़ रुपए मुझे मिला है, ये मेरा पीजीबीपी इनकम आ जाएगा, ये मेरा पीजीबीपी इनकम आ जाएगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ में आ गया? तो बिजनेस लोन वेव इन फेवर ऑफ एसएससी इज टैक्सेबल एज पीजीबीपी, इज टैक्सेबल एज पीजीबीपी। समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ में आया क्या? अब बढ़ते अपन आगे।
ABC, ABC ये पार्टनरशिप फर्म है, ये एक पार्टनरशिप फर्म है। सर अपन अब तक सेक्शन 2080 पढ़ रहे, हाँ चार्जिंग सेक्शन ही पढ़ रहे अपन अब तक। सर कब खत्म होगा? होगा होगा, जल्दी होगा, बहुत बड़ा सेक्शन है, होगा। ABC एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, उसमें ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है, ये तीनों पार्टनर है। ABC से इनको सैलरी मिल रही है, रेम्यूनेशन मिल रहा है, जो कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है ABC में, आपने पार्टनरशिप में पढ़ाऊंगा, बचपन में पढ़ाऊंगा, फाउंडेशन में पढ़ाऊंगा, इन्होंने कैपिटल जो लगाया होगा इसके ऊपर पार्टनरशिप में से ये इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, ये इंटरेस्ट भी ले रहे, सैलरी ले रहे, बोनस ले रहे, दिवाली, कमीशन ले रहे, कमीशन ले रहे, ये सारी चीजें ना ये पार्टनरशिप फर्म में से निकाल रहे हैं, ये सारी चीजें ये पार्टनरशिप फर्म में से निकाल रहे हैं। अब सैलरी नहीं निकाली उन्होंने, समझो ए को सैलरी ले रहे हैं, बी को इंटरेस्ट मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, तो ये जो सैलरी मिल रही, क्या ये सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी? उनको जो इंटरेस्ट मिला है क्या ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा? ये जो भी बोनस मिला है ये सैलरी में टैक्सेबल होगा? ये कमीशन मिल रहा है क्या ये IFOS में टैक्सेबल होगा? क्या ये IFOS में टैक्सेबल होगा? तो यहाँ पे ये कहाँ टैक्सेबल होगा? अरे बताओ, ये यहाँ पे ये कहाँ टैक्सेबल होगा, कहाँ टैक्सेबल होगा? तो जो भी PGBP हेड बोलता है, जो भी सैलरी मिली हो, कमीशन मिला हो, इंटरेस्ट मिला हो, बोनस मिला हो, ये सारी चीजें जो है ये पार्टनर के लिए PGBP इनकम बन जाएंगी, PGBP इनकम बन जाएगी। सर पर सैलरी, अरे PGBP, सर पर बोनस PGBP, सर पर इंटरेस्ट PGBP, सर पर PGBP। क्या यहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है क्या? तो क्या यहाँ सैलरी आएगा क्या? नहीं। क्या यहाँ बोनस जो है ये सैलरी के हिसाब से दे रहे क्या अपन, मतलब एज ए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप दे रहे क्या? नहीं। जो रेम्यूनरेशन है वो भी यहाँ पे अपन कैसा दे रहे हैं, अपन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप या फिर कोई और बेसिस पे दे रहे हैं रेम्यूनरेशन, मतलब ये जो है ये सारे एज अ ओनर काम कर रहे हैं यहाँ पे, पार्टनरशिप फर्म में एज अ ओनर काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनको जो पैसे मिल रहे हैं पार्टनरशिप फर्म से, इनको जो पैसे मिल रहे हैं पार्टनरशिप फर्म से, ये PGBP हेड में टैक्सेबल होगा, ये PGBP हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। तो एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय पार्टनर्स ऑफ फर्म्स फ्रॉम सच फर्म is taxable under the PGBP, is taxable under PGBP to the extent allowed under section 40B। ये अपन पढ़ेंगे PGBP में ही है, ये अपन पढ़ेंगे, ये सेक्शन अपन पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए ये होल्ड करके रखना। अब एग्जम्पशन ऑफ शेयर ऑफ इनकम ऑफ द पार्टनर, सेक्शन नंबर 10(2)(a), जो भी शेयर ऑफ इनकम मिला है, मतलब क्या है, देखो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, अब पार्टनरशिप फर्म की P&L बैलेंस शीट बनी होगी, P&L में से जो भी नेट प्रॉफिट आया होगा, जो भी नेट प्रॉफिट आया होगा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया होगा, नेट प्रॉफिट पे पार्टनरशिप ने टैक्स पे किया होगा, पार्टनरशिप ने, पार्टनरशिप का पैन अलग रहता है, इंडिविजुअल का पैन अलग रहता है, तो पार्टनरशिप ने नेट प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे कर दिया होगा, नेट प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे कर दिया होगा, तो नेट प्रॉफिट के ऊपर जो भी टैक्स पे कर दिया उन्होंने, और बाद में ये जो नेट प्रॉफिट है टैक्स कट होने के बाद ये पार्टनर को मिला, ये अगर पार्टनर को मिला, ABC पार्टनर समझो, ये अगर पार्टनर को मिला, तो यहाँ पे क्या ये इनको जो पैसे मिले हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट से, क्या ये फिर से टैक्सेबल कर दिए जाएंगे? नहीं, क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट है इस पे ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं अपन, इस पे ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं अपन, और ये जो टैक्स पे हो चुका है उसके बाद इनको पैसे मिला है, और फिर से इनको अगर अपने इसको टैक्स लगा दिया, फिर से इसको टैक्स लगा दिया, तो ये डबल टैक्सेशन हो जाएगा, ये डबल टैक्सेशन हो जाएगा, मतलब जो इनकम ऑलरेडी कमाई है उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया है, उसके बाद टैक्स पे करने के बाद जो इनकम पार्टनर को मिली उसके ऊपर टैक्स,
तो ये डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो इसके वजह से जो है एग्जम्पशन दिया गया कि कोई भी शेयर ऑफ इनकम है, शेयर ऑफ इनकम है, ये अगर पार्टनर को मिला तो ये एग्जम्पशन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 10(2)(a) के अंदर। समझ में आया क्या? अरे बोलो समझ में आया क्या? चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट सी। 2-3 साल कड़ी मेहनत के बाद आपको ये डिग्री मिल जाएंगी जल्दी ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये डिग्री जल्दी में, डिग्री मतलब ये सर्टिफिकेशन कोर्स है भाई। किसी को कोई बोल रहा होगा कि आपको सीए की डिग्री मिल गई, अरे भाई सीए एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, ये कोई डिग्री नहीं है। आप डिग्री के लिए एलिजिबल बीकॉम, एमकॉम, एमबी, ये डिग्री है अपनी। सीए कोई डिग्री नहीं है अपनी, सीए सर्टिफिकेशन कोर्स है। जिसको नहीं पता होगा एडिशनल इंफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में। अब आपको 2-3 साल की कड़ी मेहनत के बाद, कड़ी मजदूरी के बाद, 2 साल की कड़ी मजदूरी के बाद आपको ये सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, ये आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। अब ये सर्टिफिकेशन मिलने के बाद है ना, अपनी जो बॉडी है, अरे गवर्निंग बॉडी, अरे अपनी इंस्टीट्यूट, ये है ना अपने से पैसे लेती है। हाँ हाँ, अपन सीए बनने के बाद इंस्टीट्यूट अपने से पैसे लेती है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं ऐसा आपको कुछ अलग चीज नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो पैसे लेती है ये होते हैं मेंबरशिप फीस, ये होता है मेंबरशिप फीस। हर साल आपको पैसे देने पड़ते हैं इंस्टीट्यूट को कि मैं अब मेरे केस में मैं इंस्टीट्यूट का मेंबर सीए श्रीपाद कुलकर्णी आपको ये मेंबरशिप फीस देता हूँ। और मेरी जो सर्टिफिकेशन है, मेरा जो मेंबरशिप नंबर है, मेरा जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये अभी भी मैं यूज कर रहा हूँ, अभी भी मैं इसके लिए काबिल हूँ। तो ये मैं मेंबरशिप देता हूँ हर साल इंस्टीट्यूट को। अब ये जो मेंबरशिप फीस इंस्टीट्यूट को मिल रही है, क्या ये पीजीबीपी इनकम बन जाएंगे इंस्टीट्यूट के लिए? नहीं सर, क्यों? इनके लिए तो ये इनकम है, ये मेंबरशिप फीस है, ये मेंबरशिप फीस है, ये मेंबरशिप फीस है। ये अपनी इंस्टीट्यूट के लिए पीजीबीपी इनकम नहीं होंगी, क्योंकि अपन मेंबर है, एज अ मेंबर अपन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वहां पे, एज अ मेंबर अपन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे। समझो मैं यहाँ पे, मतलब मैं जो सिटी में रहता हूँ, वहां के सारे सीए ने मिलके एक बॉडी बना ली, छोटू सी बॉडी बना ली, और उन्होंने सबने जितने भी सीए है उन्होंने कंट्रीब्यूट कर लिया, जितने भी सीए है उन्होंने यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर लिया। तो ये बॉडी के लिए क्या ये पीजीबीपी इनकम नहीं होगा? नहीं, क्योंकि सीए ने ऑलरेडी उसके ऊपर टैक्स पे किया होगा, और इनको बॉडी को ये इनकम हो जाएंगे, मतलब बॉडी को उन्होंने पैसे दिए कुछ, तो इनके लिए पीजीबीपी, बॉडी के लिए पीजीबीपी इनकम नहीं होगा। बट अब क्या हुआ, ये बॉडी ने एक बिल्डिंग बना ली, एक रेंट पे बिल्डिंग ली समझो बॉडी ने, और बॉडी ने क्या कर लिया, ये जो सारी सीए की जितने भी सीए मेरे से, ठीक है, हाँ, एक आके एक बिल्डिंग रेंट पे ले ली, और एक सीए उसको एक फंक्शन रखना था, अरे उसके बेटी का बर्थडे था, फर्स्ट बर्थडे, तो उसको हमने ना ये रेंट पे दे दिया, उसको हमने रेंट पे दिया। अब ये सीए हमको इसके बदले में रेंट देने वाला है, रेंट देने वाला है, तो ये जो रेंट मिलने वाला है बॉडी को, ये इनका पीजीबीपी इनकम बन जाएगा, ये बॉडी का पीजीबीपी इनकम बन जाएगा, ना कि मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस डिपेंड, अब पीजीपी में लेना है या कैपिटल गेन में लेना है, आईएफएस में लेना है, ये डिपेंड। अपने केस में अपने को ये नहीं, ये चीज़ नहीं पढ़नी, मतलब उनकी मेंबरशिप इनकम क्या होंगी, कैसे होंगी, ये चीज़ अपन कभी अपने सिलेबस में रहा तो कभी वो पढ़ेंगे। पर यहाँ पे जो मेंबरशिप फीस दे रहे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा याद रखने की कोशिश करो, मेंबरशिप फीस दे रहे हैं वो अपना बॉडी के लिए पीजीबीपी इनकम नहीं होगा, पर ये जो रेंट मिलने वाला है, अभी ये जो रेंट मिलने वाला है, ये अपना पीजीबीपी इनकम हो जाएगा। तो इनकम डिराइव्ड फ्रॉम ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म टू इट्स मेंबर। यहाँ पे अपन रेंट पे देने वाले, यहाँ पे अपन रेंट पे देने वाले, तो रेंट से जो इनकम आने वाले, रेंट से जो इनकम आने वाला है, यहाँ पे प्रोफेशनल की बॉडी और प्रोफेशनल बॉडी को ये रेंट से जो इनकम आने वाला है, तो ये अपना पीजीबीपी में आ जाएगा, ये अपना पीजीबीपी में आ जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया? हमारे ना एरिया में एक पानीपुरी का ठेला है, पानीपुरी का ठेला है, और
उसी के मतलब ये रोड है समझो, और ये इस साइड ये डिवाइडर बीच में का, इस साइड है पानी पूरी का ठेला लगा था इस साइड। अब क्या हुआ, और एक पानी पूरी वाला है, अरे ब्रांड आया पानी पूरी का, कोई ब्रांड समझ लो, और उसने इधर दुकान खोल लिया, उसने इधर दुकान खोल लिया। अब ये छोटू सा पानी पूरी वाला, ये छोटू सा पानी पूरी वाला, और ये बड़ा पानी पूरी वाला, ये बड़ा पानी पूरी वाला, अब इसने पानी पूरी से इतने पैसे कमाए, इतने पैसे कमाए कि ये इसको खरीद सकता है, ये इसको खरीद सकता है। तो इसने क्या कर लिया, अब इसकी ये एरिया में, पूरे एरिया में इसकी मोनोपोली है, कोई भी पानी पूरी का नहीं है इधर, कोई भी पानी पूरी का नहीं है इधर। तो इसने क्या कर लिया, इसके पास गया ये गुस्से में गया, और इसको 1 करोड़ रुपए फेंक के मार दी, 1 करोड़ रुपए फेंक के मार दिए। और यहाँ पे तू बिजनेस करने का नहीं, यहाँ पे तू बिजनेस करने का नहीं, ये मेरा इलाका है, यहाँ पे मैं पानी पूरी बेचूंगा, तू कौन, चल अपना दुकान उठा और निकल यहाँ से, अरे कल्टी मार। ये पानी पूरी वाला गया इधर और उसने ऐसा बोल दिया, उसको पैसा फेंक के मारा, अरे 1 करोड़ रुपए फेंक के मारा कैश। अब यहाँ पे ये पानी पूरी वाले को, ये पानी पूरी वाले को 1 करोड़ रुपए फेंक के मारा उसने, तो इसके लिए ये इनकम बन गया, इसके लिए ये इनकम बन गया। और ये जो इनकम हुआ है, ये जो 1 करोड़ मिला है, ये जो 1 करोड़ उसको मिला है कुछ ना करने के लिए, कुछ ना करने के लिए, ये जो उसको 1 करोड़ रुपए मिला है, ये इनकम इसके लिए पीजीबीपी इनकम बन जाएगा, ये इनकम इसके लिए पीजीबीपी। सर पर उसको कुछ नहीं करना है, उसके बदले में उसको पैसा, अरे हाँ, इसको बोलते हैं नॉन कम्पीट फीस, कि आप हमसे कंपटीशन मत करिए, आप हमसे कंपटीशन मत करिए। तो इसके बदले में उसने 1 करोड़ रुपए इसको फेंक के मारा, तो ये उसका बन जाएगा पीजीबीपी, किसका, इसका बन जाएगा ये पीजीबीपी। तो देखो, एनी सम रिसीव्ड और रिसीवेबल कैश और काइंड अंडर एनी एग्रीमेंट फॉर नॉन कम्पीट फीस, नॉन कॉम्पीट फीस। तो ये जो इनकम है, ये जो इनकम है, ये जो इनकम है, ये इसके लिए पीजीबीपी इनकम बन जाएगा। 1 करोड़ रुपए जो है ये पीजीबीपी इनकम बन जाएगा। तो काय के लिए, नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन, और नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ पेटेंट्स कॉपीराइट ट्रेडमार्क लाइसेंस फ्रेंचाइजी or any other business commercial right of similar nature or information technology like to assist in manufacturing or processing of goods and services। समझो मेरी कंपनी है, समझो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी है ना, ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी से ना, अरे कंपनी कार की कंपनी, अरे मर्सिडीज अपनी, इन्होंने ना मुझे ना एक आइडिया दिया, मतलब एक टेक्नोलॉजी शेयर करी, टेक्नोलॉजी उन्होंने शेयर कर दी, और ये शेयर ना करने के लिए, मतलब मैंने उनको 10 करोड़ रुपए दिए, और ये शेयर ना करने के लिए उन्होंने मुझे 1 करोड़ रुपए दिया, और वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ये शेयर ना के लिए मुझे पैसे मिले ना, तो ये मेरा पीजीबीपी इनकम बन जाएगा, ये मेरा पीजीबीपी इनकम बन जाएगा। तो इसके बदले में मुझे कुछ पैसे मिले, तो ये मेरा पीजीबीपी इनकम बन जाएगा। समझ में आया क्या, अरे बोलो समझ में आया यहाँ तक, ओके। अब बढ़ते हैं अपना आगे, एक लास्ट पॉइंट है, ये कवर कर लेते हैं एक बार, फिर ये की मैन इंश्योरेंस पे जाते हैं। तो लास्ट पॉइंट क्या है, एनी सम रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड ऑन अकाउंट्स ऑफ एनी कैपिटल असेट other than land, gold and financial instrument being demolished, destroyed and transferred, in respect of which the whole expenditure has been covered, has been allowed as deduction under section 35 AD। अब गवर्नमेंट ने ना क्या करके रखा है, देखो गवर्नमेंट ने क्या करके रखा है, जो भी बिजनेस प्रमोट करने हैं उनको, जो भी बिजनेस प्रमोट करने हैं, समझो कोल्ड स्टोरेज प्रमोट करना है, कोल्ड स्टोरेज बहुत कम है इंडिया में, तो कोल्ड स्टोरेज उनको प्रमोट करना है। तो कोल्ड स्टोरेज के लिए अपन ने कोई भी असेट ली, मतलब कोल्ड स्टोरेज क्योंकि अपन ज़्यादा दिन तक हमने जो अनाज है वो स्टोर करके रखे और बाद में उसको बेच सके मार्केट में, ताकि अपने पास कोई कमी ना रहे। तो ये कोल्ड स्टोरेज प्रमोट करने के लिए उन्होंने समझो 35 AD में एक एग्जाम्पशन दिया है कि कोल्ड स्टोरेज के लिए आप जो भी असेट लेंगे, जो भी एक्सपेंडिचर लगाएंगे उसको कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए। अब कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए जो भी आपने असेट ली उसका आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। 100% मतलब आपके पास 10 करोड़ रुपए है, प्रॉफिट बचा है 10 करोड़ में से आपने 1 करोड़ का असेट है,
1 करोड़ का असेट है, तो आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। मतलब देखो यहाँ पे क्या आएगा, मेरी बात समझो, यहाँ पे अपनी प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे डिप्रिसिएशन आ गया होगा, वो असेट के ऊपर समझो 1 करोड़ डिप्रिसिएशन आ गया। और यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा प्रॉफिट है, समझो ये प्रॉफिट है मेरा 8 करोड़ का मेरा प्रॉफिट है। यहाँ पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद 8 करोड़ का प्रॉफिट है। और जो मेरा असेट है, बैलेंस शीट में मेरा असेट दिख रहा है, ये पेंडल है मेरा, ये बैलेंस शीट में मेरा असेट दिख रहा है समझो 5 करोड़ का, ये मेरा 5 करोड़ का असेट दिख रहा है। तो 35AD क्या बोलता है, आपको ये 5 करोड़ इस साल लिया ना आपने, ये 5 करोड़ का पूरा आपको है ना एग्जम्पशन मिल जाएगा, क्योंकि 100% डिडक्शन अलाउड है, इस पे 100% डिडक्शन अलाउड है। तो प्रॉफिट एंड ये जो है प्रॉफिट, तो 8 करोड़, तो अब मेरे को 100% डिडक्शन लेना है, 100% डिडक्शन लेना है, तो ये क्या करूंगा मैं, 1 करोड़ ऐड कर दूंगा यहाँ पे, और 5 करोड़ यहाँ से लेस कर दूंगा पूरा का पूरा, 5 करोड़ यहाँ से लेस कर दूंगा, मतलब 8 और 1 9, 9 में से 5 चले गया, अपने 4 करोड़ जो है मेरा प्रॉफिट बन जाएगा, इसके मैं टैक्स पे कर दूंगा। या फिर एडिशनली मुझे 4 करोड़ यहाँ से माइनस करना पड़ता है, ये नहीं लेता था, तो ये 4 करोड़ मतलब मेरा 5 करोड़ का पूरा यहाँ पे मुझे डिडक्शन मिल गया। अब ये डिडक्शन किया हुआ असेट मैंने ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे इसका मुझे 100% डिडक्शन मिलने वाला है, और ये 100% डिडक्शन वाला असेट मैंने ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो पैसे मुझे मिलने वाले हैं, ये जो पैसे मुझे मिलने वाले हैं, ये मेरा पीजीबीपी इनकम बन जाएगा, ये जो मेरा है ये मेरा पीजीबीपी इनकम बन जाएगा। अरे समझ में आया क्या, अरे बोलो समझ में आया क्या। अब बात करते की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, सिंपल कंसेप्ट, कंपनी, कंपनी मेरी कंपनी, यहाँ पे एक चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन मेरे कंपनी में एक चेयरपर्सन है। अब की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी कब लेते हैं, कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी हो, और उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, चेयरपर्सन है, सीईओ, सीएफओ, सीएचआरओ, जो भी बड़े बड़े पोस्ट पे जो पर्सन है, उनकी है ना कंपनी है ना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल कर रखती, की मैन इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल कर रखती। क्यों, क्योंकि ये कभी गलती से कुछ हादसा होगा और ये चल बसे, गलती से कुछ हादसा हो गया इनकी जिंदगी में और ये चल बसे, तो इनके फैमिली के लिए या फिर कंपनी के लिए इसका कुछ तो होना, इसका कुछ तो होना, ताकि इनके फैमिली वालों को इनका बेनिफिट मिल सके। अब ये इतने बड़े पोस्ट पे इनको सैलरी मिल रही है, बट ये अगर गए, गलती से निकल गए जिंदगी से, तो इनके फैमिली के लिए कुछ तो होना, तो ये इंश्योरेंस लेके रखते हैं। कंपनी वाले एम्प्लॉयज के बिहाफ पे इंश्योरेंस लेके रखते हैं। अब चेयरपर्सन, कुछ एम्प्लॉयज नहीं भी होते तो चेयरपर्सन वगैरह होते हैं, कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो एम्प्लॉय नहीं रहते पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। आपको समझ में आएगा जैसे जैसे आप आर्टिकलशिप में जाओगे या फिर कुछ चीज़ें जो है ये आपको समझ में आ जाएंगी। अब एसके लिमिटेड में चेयरपर्सन समझो, मैं खुद चेयरपर्सन हूँ, और कंपनी ने मेरे लिए ना एक की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, की मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी एक लेकर रखी। अब एसके लिमिटेड है ना, हर साल 10 लाख रुपए पे करने वाले 5 साल के लिए, 1 2 3 4 5 साल के लिए 10-10 लाख रुपए पे करने वाले, 10-10 लाख रुपए पे करने वाले हैं। और ये जो पॉलिसी है समझो 1 करोड़ की, 1 करोड़ की पॉलिसी है, और मैं 50 लाख यहाँ पे करने वाला हूँ। और यहाँ पे अगर मैंने बीच में ही ये पॉलिसी खत्म करने का सोच लिया, तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे साल मुझे समझो 15 लाख, सॉरी 18 लाख मिलेगा, तीसरे साल मुझे 27 लाख मिलेगा, चौथे साल मुझे 35 लाख मिलेगा, ऐसा कुछ है। और 5वें साल अगर मैंने कर दी तो मुझे यहाँ पे 48 लाख रुपीज मिलेगा, ऐसा उन्होंने दे के रखा है। बीच में ही वो पॉलिसी अपन ने खत्म कर दी। तो अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, सेक्शन नंबर 1 था 10D, जो भी पैसा लाइफ इंश्योरेंस का या फिर इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, वो जो पैसा है वो 10D में एग्जम्प्ट हुआ करता था, 10D में एग्जम्प्ट हुआ करता था। तो लोग क्या करते थे, अब मैंने कंपनी है, मैंने क्या कर लिया, ये 10-10 साल की 10-10 लाख रुपए मैंने हर साल डिपॉजिट करने का सोचा। इसके जो है कि मैं खुद चेयरपर्सन, उनके बिहाफ पे मैंने, मतलब मेरे बिहाफ पे मेरी कंपनी ने की मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखे। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे मैंने ये पॉलिसी टर्मिनेट कर ली, यहाँ पे मैंने ये पॉलिसी खत्म कर दी, और मुझे यहाँ पे 27 लाख रुपए मिलने वाले हैं, समझो 27 लाख रुपए मिलने वाले हैं।
या फिर कोई, मैं काय को खुद को मारूं, कोई पर्सन रहा, समझो कौन रहा, कोई भी रहा, XYZ के लिए पॉलिसी लेकर रखी, और XYZ ये अगर फोर्थ ईयर में खत्म डेड, तो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो यहाँ पे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो ये जो 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, या फिर ये 27 लाख रुपए मिलने वाले हैं, ये 1 करोड़ या फिर 27 लाख रुपए जो मिलने वाले हैं, तो ये मुझे मिलेंगे। मैंने की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल के रखी, तो ये जो पैसा मिला है, ये जो कंपनी को पैसा मिला है, ये कंपनी का पैसा 1010D में एग्जम्प्ट हुआ करता था, 1010D में एग्जम्प्ट हुआ करता था। तो लोग क्या करते थे, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते थे और टर्मिनेट कर देते, या पॉलिसी खत्म कर देते, कुछ तो भी मॉडिफाई करके ये पैसा ले लेते थे पूरा का पूरा, और ये जो पैसा है ये 1010D में एग्जम्प्ट कर लिया करते थे, 1010D में ये एग्जम्प्ट कर लिया करते थे। फिर गवर्नमेंट ने लाया कि ये जो पैसा है कंपनी के लिए, ये 1010D में एग्जम्प्ट नहीं होगा। तो कंपनी ने क्या कर लिया, ये जो पैसा मिलने वाला है ये सीधा अपने एम्प्लॉइज को, चेयरपर्सन को मिलने वाला है, सीधा ये चेयरपर्सन को या फिर एम्प्लॉइज को मिलने वाला है। अब मेरे पास अगर समझो 27 लाख रुपए आ गए, तो मैं क्या बोलूंगा, ये मेरे लिए 1010D में एग्जम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मेरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, और इसका पैसा मुझे जो मिल रहा है ये 1010D में एग्जम्प्ट हो जाएगा, 1010D में एग्जम्प्ट हो जाएगा, तो मुझे इसके ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा टैक्स प्लानिंग कर रहा था, जितना हो सके। गवर्नमेंट को ये बात समझ में आ गई कि गवर्नमेंट बोली हमको चंदन लगा रहे हो तुम, अब हम पॉलिसी, ये जो लॉ है यही चेंज कर देते। गवर्नमेंट ने बोल दिया, जो भी कीमैन इंश्योरेंस का पैसा मिल रहा है, अगर वो कंपनी को मिला, तो ये अपना PGBP में टैक्सेबल हो जाएगा, अगर कोई भी पर्सन को मिला, मतलब कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉय नहीं है, कंपनी का एम्प्लॉय मतलब चेयरपर्सन, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी पर्सन को पैसा मिला, तो ये उसका IFOS में टैक्सेबल हो जाएगा, और कोई भी एम्प्लॉय को मिला तो ये उसके सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। करो टैक्स प्लानिंग, अरे करो। की मैंने इंश्योरेंस का अगर आपको पैसा मिला, तो आप देखो कहाँ टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं आप। अरे क्या हो गया, ये आया नहीं क्या, आ रहा आपको कहा उसका पैसा मिल जाएगा। तो आपको कहीं भी उसका पैसा मिला, तो की मैन इंश्योरेंस का अगर पैसा मिला होगा, सम अलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस ऑफ सच पॉलिसी, तो ये अपना PGBP में आ जाएगा। अगर ये सैलरी, मतलब कोई एम्प्लॉय रहा, उसको पैसा मिला, तो ये सैलरी में आ जाएगा, और कोई पर्सन रहा जो बिजनेस में रिलेटेड नहीं है, पर वो चेयरपर्सन है या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो उसको मिला अगर, तो वो IFOS पे टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ में आया क्या? यहाँ पे अपना होता है सेक्शन नंबर 28 खत्म। सर आज के लेक्चर में बस हमने एक ही सेक्शन पढ़ा, हाँ, चार्जिंग सेक्शन। और सर क्या ये सेक्शन बहुत एग्जाम के लिए काम का है क्या? नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सेक्शन। एग्जाम में इसके रिलेटेड थोड़ा आपको बेसिक समझ में, एक बार पढ़ लिया आपने तो आपको बेसिक समझ में आ जाएगा कि PGBP में क्या क्या आता है, पर एग्जाम में इसके रिलेटेड बहुत कम एडजस्टमेंट आती है, आते हैं। ओके, समझ में आया क्या? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना, स्पेक्युलेटिव बिजनेस। क्या होता है स्पेक्युलेटिव बिजनेस? अरे मैं और मेरी बेबी एक चैलेंज लगा लिया हमने कि गोल्ड जो है, समझो अभी 180 चल रहा है भाव, समझो 180, अब क्या चल रहा है आज पता नहीं मुझे, समझो 1.5 लाख चल रहा है, 1.5 लाख रुपए भाव चल रहा है आज गोल्ड। 1 तोला 1.5 लाख रुपए में, 1.5 लाख रुपए में भाव चल रहा है। अब हमने क्या सोच लिया, अगर ये गोल्ड का भाव एक हफ्ते में ये गोल्ड का भाव 180 चला गया, तो पैसे मिलेंगे कैसे? चैलेंज कैसी लगी? मैं बोला कि ये गोल्ड का भाव 180 चला जाएगा,
अगर ये 180 चला गया तो बेबी मुझे 30,000 रुपए देंगी, मतलब गोल्ड के ऊपर का जो पैसा है। और बेबी बोली नहीं इतना नहीं जाएगा, अरे उधर झगड़े चल रहे, मारा मारी चल रही, बम गिर रहे वहां पे, ये इतना नहीं जाएगा, ये होगा 130 हो जाएगा, भाव गिर जाएगा, भाव गिर जाएगा एक वीक में, एक वीक में भाव गिर जाएगा और ये 130 हो जाएगा। तो 130 हो गया तो मैं बेबी को पैसे दूंगा 20,000 रुपए, मैं बेबी को पैसे दूंगा 20,000 रुपए। ये हमने चैलेंज लगा लिया, अरे सट्टा खेल रहे हम, खुले आम सट्टा खेल रहे, मैं और मेरी बेबी। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये भाव चला गया 180, ये भाव चला गया 180 और मुझे बेबी ने दे दी 30,000 रुपए, मुझे बेबी ने दे दी 30,000 रुपए। क्या ये मेरा इनकम है? हाँ मेरा इनकम है। क्या ये मेरा पीजीबीपी इनकम है? सट्टा खेल रहा हूँ भाई, पीजीबीपी इनकम। क्या ये मेरा पीजीबीपी इनकम है? ओके, अच्छा पढ़ते हैं। स्पेकुलेटिव बिजनेस। अब स्पेकुलेटिव बिजनेस मतलब एक चैलेंज, एक सट्टा, जहां पे मैं अब यहाँ पे हमने बेबी ने और मैंने गोल्ड खरीदा क्या? नहीं, गोल्ड खरीदा क्या यहाँ पे? नहीं, पर गोल्ड के भाव से, गोल्ड के भाव से हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर लिया, गोल्ड के भाव के ऊपर हमने ट्रांजेक्शन कर लिया, पर यहाँ पे कोई भी हमको फिजिकल डिलीवरी नहीं मिली। गोल्ड की फिजिकल डिलीवरी मिली क्या? नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन देख रखा है कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है सेल परचेस का ऑफ एनी कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक, शेयर्स, पीरियोडिकल is periodically or ultimately settled otherwise than the actual delivery or transfer। मतलब सेटल्ड हो रहा है, सेटल्ड होना है, मतलब यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया वहाँ पे एक्चुअल डिलीवरी हो रही क्या गोल्ड की? नहीं, हमने बस ट्रांजेक्शन सेटल्ड कर दिया है, ट्रांजेक्शन सेटल कर दिया प्राइस के ऊपर। तो ये जो होता है, ये जो होता है, ये होता है स्पेकुलेटिव, ये होता है स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस जो है ये अपने को अलग से ट्रीट करना है और उसको अपने को पीजीबीपी इनकम में कंसीडर करना है, पर इसको अपने को अलग ट्रीट करना है। इफ असेसी कैरीज अ स्पेकुलेटिव बिजनेस, दैट स्पेकुलेटिव बिजनेस मस्ट बी डीम्ड टू बी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट बिजनेस फ्रॉम एनी अदर बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। मतलब ये जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस है आपको अलग से ट्रीट करना है, ये जो बिजनेस है आपको अलग से ट्रीट करना है, अलग से ट्रीट करके ये जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में आप पढ़ोगे कि स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस जो है वो स्पेकुलेटिव बिजनेस के साथ ही सेट ऑफ हो जाएगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस के साथ ही सेट ऑफ हो सकता है। तो आपको इसको अलग से बिजनेस ट्रीट करना है, अलग से बिजनेस को ट्रीट करना है, इसको पीजीबीपी में सेट ऑफ नहीं करना है, इसको पीजीबीपी में सेट ऑफ नहीं करना है। समझ में आया क्या? अब ये जो है हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेडिंग ऑफ डेरिवेटिव, ट्रेडिंग ऑफ डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, ये जो है ये स्पेकुलेटिव बिजनेस में अपने नहीं आएंगे, ये अपने स्पेकुलेटिव बिजनेस में नहीं आएंगे। हेजिंग मतलब क्या होता है कि मैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में होने वाला है, समझो फ्यूचर में, मतलब मैंने आज ही उसका प्राइस डिसाइड कर लिया, मतलब मैंने समझो खेती कर रहा हूँ, मैं खेती कर रहा हूँ, मैं किसकी खेती कर रहा हूँ? समझो गेहूं, गेहूं की खेती करने वाला हूँ मैं, और गेहूं की खेती मैंने आज ही, कोई मेरे पास डीलर आ गया और मैंने बोल दिया कि मैं 2 महीने बाद ये गेहूं बेचने वाला हूँ, तो हमने आज ही रेट डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ पे 40 रुपए किलो से ये गेहूं बेचने वाला हूँ, 40 रुपए किलो से मैं ये गेहूं बेचने वाला हूँ। और मैंने जो है यहाँ पे मैंने रिस्क कम की, यहाँ पे मैंने रिस्क कम की, मैंने हेज कर लिया कॉन्ट्रैक्ट को, यहाँ पे मैंने रिस्क कम करने की कोशिश की, 40 रुपए किलो से मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये होता है हेजिंग। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो भी सामने होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आगे होने वाला है। हेजिंग और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लगभग थोड़ा सिमिलर हो सकता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जनरली है ना फॉरेन करेंसी में किया जाता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो भी आप शेयर मार्केट के अगर इंटरेस्टेड होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हेजिंग क्या होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स, ट्रेडिंग कमोडिटी डेरिवेटिव्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये अपने पीजीबीवी के लिए अपने को इसको स्पेकुलेटिव बिजनेस ट्रीट नहीं करना है, पीजीबीवी के लिए स्पेकुलेटिव बिजनेस ट्रीट नहीं करना है। फॉरवर्ड मतलब सेम, अपने को अगर कोई भी फॉरेन करेंसी में अपने को पैसे आने वाले हैं तो अपन अभी डिसाइड कर लेते हैं कि आपको इतने पैसे मुझे देने पड़ेंगे, इतने पैसे मुझे देने पड़ेंगे, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। डेरिवेटिव सर, ट्रेडिंग ऑफ डेरिवेटिव और कमोडिटी डेरिवेटिव, सर ये तो सट्टा है, ये प्रॉपर सट्टा है, पर यहाँ पे अपन ट्रेडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे अपन ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब सेबी के जो गाइडलाइंस है, सेबी को जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से कर रहे हैं, उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो इसके वजह से इसको भी अपने को स्पेकुलेटिव बिजनेस ट्रीट नहीं करना है, इसको भी अपने को स्पेकुलेटिव बिजनेस ट्रीट नहीं करना है। समझ में आया क्या? अरे बोलो समझ में आएगा। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो भी है अपने को अलग से
दिखाना पड़ेगा स्पेकुलेटिव बिजनेस, और अपने को सेपरेट कंसिडर करना पड़ेगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस मतलब जहाँ पे फिजिकल डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी होती नहीं है गुड्स की, अपन बस मनी में सेटल कर लेते। अब हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स और कमोडिटी डेरिवेटिव्स, ये जो सारी चीज़ें ये अपने स्पेकुलेटिव बिजनेस में नहीं आएंगी, ये अपने स्पेकुलेटिव बिजनेस में नहीं आएंगी। समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ में आया क्या? तो यहाँ पे अपना आज का लेक्चर अपन खत्म कर देते हैं। आज अपन कुछ पढ़ा नहीं ज़्यादा, बस एक चार्जिंग सेक्शन पढ़ा और ये अपना स्पेकुलेटिव बिजनेस का पढ़ा। तो आज का लेक्चर खत्म कर देते हैं अपन। नेक्स्ट लेक्चर में अपन थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे और पीजीबीपी को कर देंगे चालू सही तरीके से। नेक्स्ट लेक्चर में पीजीबीपी चालू हो जाएगा, आज बस इंट्रोडक्शन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।